एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम चैप्टर 5 आर्ट एंड कल्चर का कर रहे हैं, जिसमें हम एंशियंट और मेडिवल इंडिया के आगे निकल के मॉडर्न इंडिया के कल्चरल डेवलपमेंट्स तक पहुंच चुके हैं। इसके तहत हमने लेक्चर 1 में इस चैप्टर के आरंभ में जो आपको समझाया था वो कुछ ये था कि भारत पे मॉडर्न टाइम के दौरान एक बड़ा प्रभाव रहा है यूरोपियन कॉलोनिस्ट का। ये समझना ज़रूरी था कि कैसा प्रभाव रहा होगा। तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी था कि जिनका प्रभाव है वो अपने मुल्कों में, अपने देशों में किन विचारधाराओं से, किन प्रगतियों से प्रभावित हैं। तो इसके लिए हमने चर्चा की यूरोपियन रेनेसेंस की। हमने देखा कि 3 परिवर्तन यूरोप के मिडल एजेस के दौरान आए। एक, प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हो जाना, डेवलप हो जाना। दूसरा, वहाँ पर रेनेसेंस आ जाना। और तीसरा, नई तरह के ट्रेड रूट्स का मिल जाना। इन 3 चीज़ों ने यूरोप के मध्यकालीन दौर को बदल दिया, और उस बदले हुए दौर में वो यूरोपीय भारत आए, तो भारत को भी उसी क्षेत्र में प्रभावित किया। हमने ये बात की कि रेनेसेंस की पीरियड के दौरान यूरोपियंस में ये इच्छा जागृत हुई। ख़ास तौर पर रेनेसेंस का आरंभ इटली के फ्लोरेंस में हुआ, तो उनमें ये इच्छा जागृत हुई कि हम वो जो हमारी एक क्लासिकल एंटिक्विटी है, दैट रोमन एम्पायर, द क्लासिकल रोमन एम्पायर, उस समय का द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर, द एग्रीकल्चर सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, द मनी इकॉनमी, एवरीथिंग, हम उसको आधार बना करके रिवाइव करेंगे। तो ये वो यूरोप था जो 15th से 17th सेंचुरी के दौरान अपनी डार्क एजेस से बाहर आ रहा था, जो इनोवेशन की ओर बढ़ रहा था, जो रिक्रिएशन की ओर बढ़ रहा था। इसका मेन स्टे ह्यूमनिज़्म था। ये मानता था कि सभी चीज़ों का जो एंड रिज़ल्ट है, द वर्थ ऑफ एवरीथिंग इज़ मैन, द वर्थ ऑफ एवरीथिंग इज़ मैन, मैन ही है। अगर नियम बनाए जाएं तो मैन को सेंटर में रख के बनाए जाए, मानव को। इसलिए लोकतंत्र का विचार आया। कई विचारक आए, जैसे डेंटे, जिन्हें हम दांते भी कहते हैं, जैसे दांते आए, वॉल्टेयर आए, रॉसे आए, हमने इनका जिक्र किया था उस दिन। और इन्होंने कई कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन की। ह्यूमन को जब सेंटर में रखेंगे तो पॉवर्टी इरेडिकेशन करना ज़रूरी है, गरीबी हटाएं, कुपोषण से उन्हें बचाएं, उनके जीवन के स्तर को बेहतर करें, अच्छे भोजन के साथ साथ अच्छे घर, अच्छे सैनिटेशन ओरिएंटेड कॉलोनीज़, हाउसेज, सेटलमेंट, बेटर मेडिकल, उनको बीमारियों से मुक्त कराएं। तकरीबन जितनी भी समस्याएं हैं मनुष्य की, उनसे उन्हें मुक्त करा करके वो अपनी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डायमेंशंस को फुली नर्चर करें, इस योग्य बनाएं। और ऐसे मनुष्य को ध्यान में रख के यदि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये रेनेसेंस का दौर था। तो इसी वजह से जो उस समय की थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स हैं, उनमें डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट हो गई। रूल ऑफ लॉ की बात आई कि कानून का राज होना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डेवलप हुआ इस समय में। जो लॉस्ट नॉलेज थी इन यूरोपियंस की, वो लॉस्ट नॉलेज इन्हें रीगेन हुई। इनका वही क्लासिकल रोमन पीरियड, जिस समय में वो क्लासिकल रोमन पीरियड इंडिया के साथ इंटरेक्ट होता था एक समय में, बीसी पीरियड के दौरान, और बाद में वो नॉलेज धीरे धीरे मुस्लिम किंगडम्स में जाके कंसंट्रेट हुई। इन्हीं मुस्लिम किंगडम्स के साथ जब 1453 में तुर्कों के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण होने से वो लॉस्ट नॉलेज इन यूरोपियंस को वापस मिली, तो चीज़ें परिवर्तित हुई। उसी की गाइडिंग लाइट के अंदर इन्होंने वापस से, चाहे वो फील्ड ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे लॉ मेकिंग हो, चाहे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो हियरार्की हो सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोडक्शन हो, लैंड पे राइट्स, प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि प्रोडक्शन कौन करेगा, इंडस्ट्रियल कंट्रोल किसके पास होंगे, लेबर के राइट्स क्या होंगे, इन सब चीज़ों पर विचार इस समय में आरंभ हो गए। हर चीज़ को मनुष्य को केंद्र में रख के देखा गया कि यदि बाइबल ऐसा कहती है तो किस हिसाब से कहती है। फिर जब ये लगा कि इंटरप्रिटेशन गलत है, तो परिवर्तन भी किए गए हैं। ओके,
चीज़ों को दिमाग में रखना है। मैंने उस दिन भी समझाया था जब हमने रोमन एम्पायर की बात की थी, शुरुआत में वहाँ लोकतंत्र रहा, धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें बदलने लगी। हमने कुछ कुछ रूलर्स के नाम भी किए थे, जैसे कि सीज़र रूलर्स यहाँ पर हुआ करते थे। आपने बड़े फेमस जूलियस सीज़र के बारे में सुना होगा। इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC उनको शासक बनाया गया था। ऑलमोस्ट 43-44 BC के अराउंड उनको ख़त्म भी कर दिया गया, उसके बाद ऑक्टेवियन नाम का शासक गद्दी पर आया था, जिसको एक समय में जाकर के आपने एक टाइटल दिया, दैट इज़ अगस्तस। ऑक्टेवियन ही अगस्तस के रूप में जाना गया है। ऑक्टेवियन एक सौतेली संतान थी जूलियस सीज़र की, लेकिन उसने जूलियस सीज़र की जो ओरिजिनल संतान थी, दैट इज़ मार्क एंटनी एंड क्लियोपात्रा जो कि इजिप्ट की थी, उसको ख़त्म कर दिया और इजिप्ट जीत करके इजिप्ट से रोमन्स जो ग्रीक्स हैं, जिनका कंट्रोल अलेक्जेंडर के समय में हुआ होगा 4th सेंचुरी BC, जब अलेक्जेंडर भारत भी आया था, तो ग्रीक्स का कंट्रोल वहाँ से हटा के रोमन कंट्रोल वापस एक्सटेंड किया। ओके, और धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे बड़ा किंगडम किसके समय में था? 117 AD। इस समय में शासक था ट्रैजन, रूलर वाज ट्रैजन। ये कुछ हिस्ट्री थी इस रोमन एम्पायर की। इसी को ही वापस से बेस बना करके इसी रोमन सोसाइटी को फिर से ब्लैक और डार्क एजेस से बाहर लाने के प्रयास हुए। उन्हीं विचारों के साथ वो यूरोपियन भारत आए और भारत में वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के तहत आगे बढ़े। शुरुआती फ़ेज़ में उन्होंने इंडियन ट्रेड को कंट्रोल किया। नेक्स्ट फेज़ में उन्होंने इंडियन प्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल करना चाहा, हमारे प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचाया क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल के कुछ आइटम्स पर मोनोपोली कर ली और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भारत में लाने चाहे। और थर्ड फेज़ में हमने ये देखा कि पूरी तरह से इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिस्ट सिस्टम भारत में प्रभावी हुआ। राजनीतिक कंट्रोल ब्रिटिशर्स का भारत में मजबूत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी कारोबार की बजाय अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में काम करने लगी और कारोबार यूरोपीय ख़ास तौर पर ब्रिटिश मर्चेंट्स के हवाले छोड़ दिया गया। इंडिया को फुली एक रॉ मटेरियल सप्लायर की कंट्री के रूप में डेवलप कर दिया गया। इंडिया के प्रोसेस्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स ख़त्म कर दी गई और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भारी भरकम मात्रा में भारत आने लगे, जिसमें 4 चांद लगाए 1853 की चाहे रेलवे हो और चाहे उसी समय में विकसित कलकत्ता से आगरा तक की टेलीग्राफ हो और इसी समय में विकसित एक पोस्टल सिस्टम। ये डलहौजी के समय में होता है सब कुछ, 1853। ब्रिटिशर्स को भारत में व्याप्त उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस का भी बेनिफिट मिला। ये वो दौर था, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मुग़ल शासक कमज़ोर पड़ चुके थे। 1707 में औरंगज़ेब के ख़त्म हो जाने के बाद जो लेटर मुग़ल्स की लाइन स्टार्ट होती है बहादुर शाह से आरंभ हो करके, इसमें आपको एक एक साल के रूलर भी मिलेंगे। मुगलिया दरबार कई तरह के किंग मेकर ग्रुप्स के द्वारा डोमिनेट किया जाने लगा, जिसमें ईरानी दल, तुर्रानी दल, हिंदुस्तानी दल, अफ़गानी दल, इस तरह के दल इम्पॉर्टेंट हो गए और मुगलिया बादशाह को अपने दरबार में इन दलों के समर्थन से ही गद्दी मिलने लगी। मुग़लों का एक नियम जिसके तहत वो सक्सेसर को नहीं चुनते। भाइयों के बीच में खानाते यानी कि द एरियाज़ डिवाइड होता है। इसी के तहत शाहजहाँ के चले जाने का, औरंगज़ेब के चले जाने के बाद जो मुग़लों की संतानें आगे हैं, भाई भाई के लिए कंटेंडर के रूप में खड़ा है। सक्सेसनशिप की लाइन क्लियर नहीं है कि गद्दी पे कौन आना चाहिए, तो जिस भाई को बड़ा दल समर्थन कर देगा द रॉयल एरिस्टोक्रेट्स का, वो गद्दी पे बैठ जाएगा। इसके लिए ये जो भाइयों में आपसी फ्यूड हुआ, आपसी जंग चली, इसकी वजह से मुगलिया दरबार में दल महत्वपूर्ण हो गए और ये दल अब किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। मुगलिया बादशाह जब कमज़ोर हुआ तो उन्हीं मुगली बादशाहों के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर अपॉइंटेड सूबेदार या जिन्हें गवर्नर कह दें, वो धीरे धीरे मुग़ल को, उसके झंडे को सिर्फ़ और सिर्फ एक
फॉर्मल रिकॉग्निशन देता रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड वो लगभग ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही काम करते रहे। चाहे वो दक्षिण के हैदराबाद के निज़ाम हों, चाहे बंगाल के नवाब हों, चाहे अवध के नवाब हों। ये वो दौर है जो 1707 ऑनवर्ड्स रीजनल किंगडम्स का दौर है। इन रीजनल किंगडम्स में आपसी क्षेत्र के बढ़ावे को लेकर के, बंदरगाहों को वश में करने को लेकर के बहुत युद्ध रहा करते थे। हर रीजनल किंग अपना एरिया बढ़ाना चाहता था। हर रीजनल किंग मुगलिया दरबार में अपना दबदबा भी बढ़ाना चाहता था, ताकि मुग़ल बादशाह, जो इस समय में सिंबॉलिकली ही एम्पायर है, बट है तो सही, उससे कितने बड़े बड़े बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, कितनी अप्रूवल्स, कितने ग्रांट्स, कितने फरमान और परमिशंस हम ले सकते हैं। मुगलिया दरबार में प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ ये अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध भी करते थे अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए। चाहे वो मैसूर के टीपू सुल्तान ही क्यों ना हो, चाहे वो कार्नेटिक के नवाब ही क्यों ना हो, कई तरह की रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आई और उसके साथ साथ पनप रही थी वेस्टर्न भारत के मराठा और उत्तर पश्चिम में सिख। उत्तर पश्चिम के सिखों के उदय के साथ साथ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र और बुंदेलखंड का ये सारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर जाटों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। तो ये वो दौर था जिस समय में आपको जाट और जट ये कई तरह के विद्रोह करते दिखेंगे। सिख और मराठा अपने आप को स्वच्छंद और स्वतंत्र करते नजर आएंगे। रीजनल किंगडम आपसी युद्धों के कलेश में फंसी हुई हैं और ब्रिटिशर्स ने, फ्रांसीसियों ने इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने इनके आपसी युद्धों में किसी न किसी एक पार्टी का, ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिशर्स यूरोपियन ही हैं, फ्रेंच भी यूरोपियन है, अपने द्वारा दी जाने वाले हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अपने आर्मी लीडर्स और वॉर प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट करने के नाम पर इन रीजनल किंगडम से काफ़ी बेनिफिट डिराइव किए। और किसी न किसी एक रीजनल किंगडम का ये कोई ना कोई एक यूरोपियन पावर समर्थन करती थी दूसरे रीजनल किंग के विरुद्ध। इस तरह से इन क्षेत्रीय राजघरानों के आपसी युद्धों से इनको काफ़ी लाभ मिले। इन्होंने भारतीय सोसाइटी, अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि जो राजनीति है वो शिथिल पड़ रही थी, क्योंकि द्वंद्व और युद्ध बढ़ते चले जा रहे थे। इनकी ही पॉलिसी इनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले एक शासक उस समय में हुआ करते थे, वो टीपू सुल्तान थे। उन्होंने फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स को आपस में इनका जब फ्यूड ऑब्ज़र्व किया कि इनमें कुछ चांसेस हैं लड़ाई के, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो उन्होंने इनमें युद्ध कराने के हर भरसक प्रयास किए और वो इसमें सफल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक तौर पर आने वाले इन परिवर्तनों ने भी भारत को कमज़ोर किया। उस समय में ब्रिटिशर्स के लिए एक अच्छी ग्राउंड बनाई। सेंटर में बैठा हुआ एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर जा रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर बैठे हुए क्षेत्रीय शासक आपस में युद्धों में उलझे हुए हैं। युद्ध इस समय का ऑर्डर बना हुआ है, वॉर ही एक ऑर्डर है इस टाइम का। इसकी वजह से एग्रीकल्चर में निवेश नहीं हो पा रहा है और इसी की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स उतना फ्लरिश नहीं कर पा रहा है। कारण है युद्ध, और इसी के कारण इन्हीं युद्धों में किसी भी एक सक्सेसर या राजा के समर्थन का वायदा करके धीरे धीरे अंग्रेज़ों को राजनीतिक पकड़ भारत में मिलती जा रही है। वो गद्दी के नज़दीक आ रहे हैं, सत्ता के नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि वह जिसे भी किंग बनाते थे उससे कई तरह के पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेते थे। चाहे वो ज़मीन का पट्टा हो, चाहे वो व्यापार करने का मुक्त फरमान हो, चाहे वो वहाँ पर अपनी सेना खड़ी करने के दरबार में अनुमति मांग ले, चाहे अपना रेजिडेंट बैठाने की परमिशन मांग ले। लेकिन धीरे धीरे करके ज़मीनों पे अधिकार से होते हुए, दीवानी के अधिकार से बढ़ते हुए, ये राजनीतिक अधिकारों से होते हुए, सेना खड़ी करके सेना के फाइनेंसेस भी उन राजघरानों से सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे भारत को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेंगे राजनीतिक तौर पर। ये एक प्रक्रिया उस समय में भारत के राजनीतिक कारणों से इनके द्वारा चलाई गई और इनका लाभ भी इन्हें मिला। इसी भारत की चर्चा आज हम कर रहे हैं, द 18th सेंचुरी इंडिया। कैसा था ये 18वीं सदी का भारत? औरंगज़ेब के ख़त्म होने के बाद 1707 के बाद लगभग 1800 के बीच का ये भारत कैसा था? इसी दौरान प्लासी का युद्ध भी हुआ था। इसी दौरान ब्रिटिशर्स एक्सपेंड कर जाएंगे पूरी तरह से। हम उस 18वीं सदी की बात कर रहे हैं सिमी। क्या मैं कर सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आरंभ कुछ यहाँ से होता है। मुझे पता है आर्ट एंड कल्चर में ये चीज़ें एक के बाद एक आ गई।
ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी सारी मॉडर्न इंडिया को 15 ही मिनट में समेटना है। कई बारी चीज़ें जर्क लगती हैं प्रॉब्लम। मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझसे पूछ लिया करना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन हम हिस्ट्री जब करते हैं उसमें ये डिटेल में कवर्ड है, घबराने की आवश्यकता नहीं। एक एक चीज़ विद लीडर, विद बैटल, विद डेट और इवेंट सब क्लियर है। हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, हमें मूल को समझना है यहाँ पर, ओके। तो 18वीं सेंचुरी के इंडिया का जिक्र हो रहा है। हमने लिखा है मॉडर्न इंडिया, इंडिया इन द 18वीं सेंचुरी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए, जब हम आरंभ करते हैं तो ये वो दौर है, इस समय का भारत जो है कई कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। कई कंट्रास्टिंग चीज़ें दिखेंगी, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जैसे शुरुआत करते हैं इकोनॉमी की। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। इंडिया हमेशा से एक रूरल सोसाइटी रही है और आज भी रूरल सोसाइटी है। 62% पॉपुलेशन रूरल एरिया में, और रूरल सोसाइटी का मेन स्टे एग्रीकल्चर है, तो इंडिया एक एग्रेरियन सोसाइटी रही है। तो एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है ऑक्यूपेशन का हमेशा से ही। लेकिन इसके बावजूद भी यह दौर क्षेत्रीय राजाओं के, केंद्र में जो मुग़ल बादशाह है वो कमज़ोर हो चुका है, अपने दम पर गद्दी पर पहुंच नहीं पा रहा है, और वो ब्यूरोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी जो कभी स्ट्रॉन्ग मुग़ल बादशाह के अधीन काम करती थी इस केंद्र के दरबार में, वो अपनी अपनी एथनिसिटी और इंटरेस्ट के बेसिस पर ग्रुप्स बना गए हैं। और ये ग्रुप्स कोशिश करते हैं कि मुग़लों की लीनियज में हमारा सपोर्टेड पर्सन अगर किसी तरह गद्दी पे बैठ जाए तो मुग़लिया दरबार पर हमारा ही एक तरह के से शासन चलेगा, और मुग़ल बादशाह के मुंह से वही फरमान जारी होंगे जो हम चाहेंगे। तो हम डायरेक्ट रूलर ना होते हुए भी इनडायरेक्टली रूल करेंगे। ये केंद्र में हो रहा है। जब ऐसे हालात केंद्र में हैं तो पूरे एम्पायर में क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय शासक भी उभर रहे हैं, और उनके बीच में होने वाले ये युद्ध, उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था, जैसे अवध के नवाब हुए, जैसे बंगाल के नवाब हुए, जैसे हैदराबाद का निज़ाम हुआ, जैसे मैसूर के टीपू हुए, जैसे कर्नाटक के नवाब हुए, जैसे त्रावणकोर के दीवान हुए। यही नियम चल रहे हैं। और वेस्टर्न क्षेत्र में सह्याद्री पर्वतों से लेकर के वेस्ट तक, कोंकण तक, इन क्षेत्रों में उभर रहे हैं द मराठास। और उत्तर पश्चिम में सिख हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों में जाट हैं। ये शक्तियां हैं। और यही नहीं, दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ इलाके हैं, वहाँ रोहिल्ले भी हैं और अफ़गान भी हैं, वो भी मिलेंगे आपको, रोहिलखंड के इलाके। तो अलग अलग तरह के क्षेत्रीय शासक भी हैं। केंद्र का शासक जब दरबार ही में कमज़ोर हो गया है, वो देश का बादशाह सिर्फ नॉमिनल रह गया है, नाम का रह गया है, तो क्षेत्रीय गवर्नर भी उसके अधीन इस तरह से काम कर रहे हैं कि उसकी नॉमिनली उसको एड्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन काम इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हो रहा है। इसकी वजह से युद्धों से भरा हुआ दौर है ये। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होते हुए भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट की ओर आप नहीं ले पा रहे। क्यों? इनोवेशंस नहीं हो रही, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं हो रही, फार्म प्रैक्टिसेस में प्रोग्रेस नहीं आ रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कोई काम नहीं हो रहा है, इरिगेशन नेटवर्क के एक्सपेंशन पर बात नहीं हो रही है, लैंड लेवलिंग और लैंड डेवलपमेंट पर बात नहीं हो रही, सॉइल फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने का प्रयास नहीं हो रहा है। कारण ओवरऑल की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर बात नहीं हो रही, क्योंकि युद्ध हो रहे हैं। दौर युद्धों की भेंट चढ़ा हो और एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन, दैट वाज द रीज़न ऑफ द सफरिंग। ये रीज़न है कि हम ब्रिटिशर्स के फिर फुल्ली कंट्रोल में आने के बाद बहुत सफ़र करेंगे, वी विल सफ़र। फॉरेन ट्रेड वाज फ्लरिशिंग अंडर द मुगल्स। मुग़लों के समय में फॉरेन ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, और वो यहाँ से प्रमाणित होता है। जैसे ये आइटम्स जो मैंने लिखी हैं, तमाम दुनिया की किताबें पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री की, हेरिटेज एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये पक्की चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, और पक्की जगहों से। इसलिए इस पर पक्का ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पक्की चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पर पर्शियन गल्फ़ इलाके से इमेजिन करिए क्या आ सकता है। तो भारत इंपोर्ट करता था ये चीज़ें पर्शियन गल्फ़ इलाके से, जिसके आसपास ईरान लगता है, इराक़ लगता है, सऊदी अरेबिया लगता है, कतर है, बहरीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी लगता है। ये वाला क्षेत्र, यहाँ से क्या आता होगा? ये ड्राईलैंड एरियाज़ हैं, लेकिन समुद्र तो है।
समुद्र की रुकी हुई पानी की धाराएं गल्फ़ के अंदर रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, तो क्या मिल सकता है वो यहाँ।